हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस के, और पॉल्यूशन की मैं बात करूंगा। यूपीएससी सीएससी 2020 कह लो, 2021 कह लो, 2022 कह लो, जितनी भी यूपीएससी आगे आएंगी ना, ये कोर्स जो है ये अपने आप में खास रहता है, रहेगा। और इसके अंदर सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दो, बाकी कोई बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपका ये रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये आपको अच्छे से करना ही करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये सुमित 10 आप देख रहे हो, ये क्या है दोस्तों? सुमित 10 मेरा कोड है। आप सुमित 10 का यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू कैन गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस सुमित 10 कोड। देखो 2 ईयर का प्रोग्राम जो है ये आपका 92,000 रुपीज का है, बट अभी अनअकैडमी इसको 52,000 में आप लोगों के लिए दे रहा है। आप सुमित 10 कोड लगाओ 43,200 रुपीज में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। देखो सुमित 10 का फायदा ये नहीं है दोस्तों, डिस्काउंट आपको किसी भी कोड से मिलेगा। आप कोई भी कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बट डिस्काउंट यहां पर सबसे अच्छा फायदा ये है दोस्तों। देखो मैं इस एग्जाम को 2 बार दे चुका हूं, मुझे पता है इस एग्जाम को मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, मुझे पता है कि क्या जरूरत है इस एग्जाम की। और अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप सुमित 10 कोड का यूज करते हो दोस्तों, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टडी प्लान जो है वो मैं लेके आऊंगा, और एक बहुत ही इंटीग्रेटेड वे के अंदर हम स्टडी करेंगे दोस्तों। आपको पता है प्रीलिम्स जो है वो डिफर हो गया है, 31 मई को नहीं होगा। सो नाउ वी हैव मोर टाइम, हमारे पास अब ज्यादा समय है, तो हम ज्यादा अच्छे से चीजों को कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को जो है वो अब कर सकते हैं। गाइस आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अब जो है वो चीजें हम ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। सो हमारे लिए चीजें आसान होगी, ज्यादा अच्छे से हम कवर कर सकते हैं टॉपिक हमारे। सो वो सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा दोस्तों। अभी प्लस पे मेरे साथ हो तो मैं बता रहा हूं बहुत जल्दी मैं पॉलिटी का फ्री कोर्स जो है, पॉलिटी फ्री कोर्स जो है मैं लेके आने वाला हूं। कहां पर दोस्तों? प्लस के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है दोस्तों, इसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं। और आपका एक और भी बात है, जो ज्योग्राफी का कोर्स आना था वो नहीं हो पाया है, बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था। सो आपको मैंने बताया भी था कि चीज़ें जो हैं मेरी जो हमारी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या, पहले जो क्लासेस होती थी वो अनअकैडमी पे होती, सॉरी अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती थी पहले वाईफाई की प्रोफाइल से होती थी, बट अभी जो है हमारी इंडिविजुअल प्रोफाइल बन रही है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ थिंग जिसकी वजह से, और मेरी एक ऑलरेडी एक आईडी वहाँ पर थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से वो कोर्स अभी नहीं आ पा रहा है। सो गाइज बहुत जल्दी जो है वो कोर्स आपको दिख जाएगा, आज वो कोर्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, आज मेरी बात हो चुकी है, आज वो कोर्स आपको 100% दिख जाएगा। सो आप जाके एनरोल कर सकते हो। बाकी ये जो कोर्स है आज आपको दिख जाएगा टुडे, ये मैं गारंटी देता हूँ। टुडे यू कैन एनरोल ऑन दिस कोर्स, ये एनरोल आप कर पाओगे इसके अंदर। जिन बच्चों के पास नहीं है वो जाकर इसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? सो सुमित 10 याद रखना, सुमित 10 कोड को आपको यूज करना है। सुमित 10 ये कोड है आपका दोस्तों मेरा, और इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द अनअकैडमी 10% डिस्काउंट, प्लस साथ ही साथ में मेरी तरफ से गाइडेंस। आप जाओगे यहां पर ये कोर्स भी मिलेंगे। फटाफट खत्म कर रहा हूं, बात आता हूं सीधा सॉइल पॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, आज इरफान खान नहीं रहे दोस्तों, कैंसर के कारण उनकी जान चली गई। आप लोग भी पता होगा, आप लोगों को भी। सो जिंदगी बहुत छोटी है यार, इतने बड़े काम कर जाओ कि आपको दुनिया याद रखे। समझ रहे हो बात, है ना? एक भीड़ में मत रहो। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, तो क्या चाहते हो आप? उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या आप कुछ अलग करना चाहते हो? मैं तो अलग करना चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं एक अलग पहचान हो मेरी और मेरे हर एक स्टूडेंट की, एक अलग पहचान हो, एक अलग तरीके से उनको जाना जाए। सो उसी पहचान को आपको आगे करना है। अगर आपके मन में भी वो सपना है दोस्तों, उसी सपने को लेकर अगर आप मेरे से जुड़े हो, सो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं दोस्तों, मैं उसमें आपको पार लेके जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको अपना काम करना ईमानदारी से, मैं अपना काम करूंगा। इतना आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपको कोई और तरीका खोजना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों के साथ हूं जो दोस्तों मेहनत करना जानते हैं। मैं उन्हीं के साथ में हूं जो बहाने बनाना नहीं जानते। मैं उनके साथ में हूं, ठीक है, जो अपना जो हक है उसके लिए लड़ना जानते हैं दोस्तों। सो उन सब के साथ हूं मैं। बाकी दोस्तों जो नहीं कर सकता, जो नहीं लड़ सकता, गाइज उनके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, तभी जो है आप भी कुछ कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे सॉइल पॉल्यूशन की। तो व्हाट एग्जैक्टली द सॉइल? सॉइल पॉल्यूशन तो बाद में आएगा भैया, पहले सॉइल की बात करते हैं ना। सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है? सो व्हाट एग्जैक्टली द सॉइल इज? तो पहली जो चीज मेरे पास आ रही है दैट इज सॉइल, कि सॉइल जो है वो है क्या। सो सॉइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिट्टी कुछ भी नहीं है दोस्तों। सॉइल इज नथिंग बट इज द कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट मिनरल, अलग अलग खनिजों का एक मिश्रण होती है ना।
ना। व्हाट इज सॉइल? सॉइल की अगर मैं बात करूं तो सॉइल इज नथिंग बट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट मिनरल, जो हमारी मिट्टी में अलग अलग प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उनका जो मिश्रण होता है आपस में, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। सो सॉइल इज नथिंग बट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट मिनरल, अलग अलग खनिजों का एक मिश्रण होता है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप, देखो फर्स्ट मेरे सामने, सॉइल इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट मिनरल, मिट्टी अलग अलग प्रकार के खनिजों का क्या होती है दोस्तों? मिश्रण होती है, पहली चीज। सेकंड चीज अगर आपको मैं दिखाऊं तो क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द अपर क्रस्ट। कैसे बनती है? देखो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, उसका कटाव होता है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह उसकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब होता है कटाव। सो ये बनती कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द अपर क्रस्ट। इसका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतह के कटने से होता है। जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, हमारे पास डिफरेंट इरोडिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास? इरोडिंग एजेंट। जैसे अगर मैं बात करूं विंड, जैसे अगर मैं बात करूं आपका वाटर, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं आपका आइस। सो दीज आर द डिफरेंट इरोडिंग और द वेदरिंग एजेंट। वी कैन से दैट ये क्या करते हैं? मिट्टी की ऊपरी सतह को क्या करते हैं दोस्तों? काटते हैं। और उस कटने की वजह से, उस वेदरिंग की वजह से, उस अपरदन की वजह से ही मिट्टी का निर्माण होता है। सो सॉइल क्या है दोस्तों? ये जैविक और अजैविक खनिजों का मिश्रण होती है, जिसका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतह के कटने से होता है। सो बेसिकली सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल, अलग अलग जैविक और अजैविक खनिजों का मिश्रण होती है। बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द अपर क्रस्ट। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके टूटने फूटने से ही इसका निर्माण आपका होता है। तो हिंदी में देख सकते हो, पृथ्वी विभिन्न कार्बनिक खनिजों की संरचना है। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है, जिसको हम बोलते हैं भूचटपटी, है ना। चटपटी इमली नहीं है, भूपरपटी है दोस्तों। भूपरपटी का जो अपक्षय होता है, जिसका अपरदन होता है, उसी के कारण इसका निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। आपका सॉइल हमने देख लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, वो देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ठीक है, सो सॉइल जो है हमने अब बात करते हैं। देखो दोस्तों, सॉइल पढ़ लिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि जो सॉइल पॉल्यूशन है ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द सॉइल पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक, मैं हर बार बात करता हूं, कम टू द बेसिक। सो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिंग समथिंग, कुछ भी चीज आपने ऐड कर दिया, ठीक है, जो नेचुरल लिमिट से क्या है दोस्तों आपका ज्यादा। देखो हर चीज की एक सीमा है प्रकृति में, आपने नेचुरल लिमिट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब आपने इंक्रीज कर दिया और अब उसके मुझे नेगेटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे उसके नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं। कोई भी चीज एनवायरनमेंट में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है, लेकिन आपने क्या किया दोस्तों? आपने अपनी बदतमीजियों के कारण, अपनी जरूरतों के कारण आपने उस चीज को बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर दिया, ठीक है। अब वो एडिशन भले ही मिनरल्स का क्यों ना हो, अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज ऐड करते हो तो उससे दोस्तों क्या होता है? पॉल्यूशन। इवन आप फर्टिलाइजर भी ज्यादा डालते हो। खाद से क्या होता है दोस्तों? खाद हमारी फसल के लिए जरूरी है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यूरिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप्स। बट अगर आप यूरिया भी एक निश्चित मात्रा से ज्यादा आप उसमें डाल देते हो तो वो भी किसका रूप ले लेता है दोस्तों? वो भी आपका एक पॉल्यूटेंट का रूप ले लेता है। आई होप आपको मेरी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है ना। सो जो अगर आप यूरिया डालते हो ना, तो वो भी क्या करता है दोस्तों? आपका यूरिया भी एक टाइम के बाद में वो पॉल्यूटेंट का रूप ले लेता है। बात आ रही समझ में आपको? चलिए, सो सॉइल पॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट एग्जैक्टली द सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन क्या है देख सकते हो आप यहां पर मेरे साथ। सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द सॉइल। मिट्टी के अंदर में कुछ भी सब्सटेंस जो है आपके ऐड हो रहे हैं, विच एडवर्सली अफेक्टिंग द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिविटी। देखो मिट्टी के अंदर हमने कुछ एडिशन, एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड कर दिए हैं, हमने उसमें जोड़ दिए हैं जो मिट्टी के फिजिकल, उसके केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को बदल रहा है, उसको बदल रहा है, और बदल के उसने उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर दिया गाइज? उसने उसकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया है, और उसी की वजह से दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? पॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द सॉइल पॉल्यूशन। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? सो मिट्टी के अंदर आप जब कुछ भी चीज ऐड कर रहे हो ना, और उससे उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में अगर बदलाव आ रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी या उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सो उसी को आप सिंपल क्या बोल दोगे दोस्तों? सॉइल पॉल्यूशन। उसी को बोल देंगे मृदा का आप उसको दूषित कर रहे हो, आप उसको प्रदूषित कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली इट इज बिल्डअप ऑफ द परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड। ऐसा नहीं है आप टॉक्सिक कंपाउंड भी बढ़ा देते हो, आप उसके अंदर में केमिकल कंपाउंड भी बढ़ा देते हो, आप उसके अंदर में सॉल्ट भी बढ़ा देते हो, आप उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल भी डाल देते हो। सो इससे बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स भी आप डाल देते हो उसके अंदर में, ठीक है। और उनसे क्या होता है दोस्तों? एक एडवर्स इफेक्ट आता है, चाहे वो प्लांट के ऊपर हो, चाहे वो ह्यूमन के ऊपर हो, चाहे वो एनिमल के ऊपर हो। क्योंकि देखो नॉर्मल अगर प्राइमरी प्रोडक्शन की मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर कोई भी चीज है, देखो सन से एनर्जी आती है, उस एनर्जी
से ही पूरी दुनिया चलती है और उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके वो उसको प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और उसी से फूड जो है वो बनता है। लेकिन उनको भी तो खनिज चाहिए होता है भाई, पेड़ पौधे भी तो मिनरल लेते हैं। कहां से लेते हैं वो मिनरल दोस्तों? वो मिनरल लेते हैं आपका सॉइल से। सो अगर सॉइल के अंदर पॉल्यूशन है ना, तो उस मिनरल के साथ साथ वो पॉल्यूशन भी जाएगा और वो पेड़ में पॉल्यूशन जाएगा। पेड़ के बाद वो दोस्तों किस में होगा? आप देखो पेड़ ऐसा है ना, अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे जीवन काल के अंदर पेड़ नीचे से खनिज लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। अब हो सकता है मिट्टी के अंदर में पॉल्यूटेंट की मात्रा कम हो, लेकिन पेड़ जो है, क्योंकि वो पूरी लाइफ में अपने क्या ले रहा है दोस्तों, नीचे से मिनरल ले रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेड़ के अंदर में, पेड़ में अगर मैं बात करूं तो वो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं, आपका याद करो, बायो एक्यूमुलेशन। धीरे धीरे पेड़ के अंदर में वो पॉल्यूटेंट जो है वो एड अप होता रहेगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मैंने आपको पढ़ाई हुई है बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। सो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, देखो पेड़ है ना गाइस, पेड़ है, पेड़ में क्या है, पेड़ अपना मिनरल्स लेता है कहां से? सॉइल से। सो पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान क्या करेगा? सॉइल से मिनरल लेगा। यस और नो? यस। सो जैसे जैसे उसने मिनरल लिया, तो जो मिनरल के साथ साथ में जो पॉल्यूटेंट है वो भी उसमें इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। यस और नो? है ना? और पूरे लाइफ टाइम पे ऐसा होता रहता है, तो पूरी जिंदगी भर में उसके अंदर आप पॉल्यूटेंट, प्रदूषक जमा कर रहे हो, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस? याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट यूनिट के अंदर बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका बायो एक्यूमुलेशन। व्हाट इज दिस? बायो एक्यूमुलेशन। एक प्रोसेस और है जिसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन कब है? अभी आगे दिखाऊंगा। अब दोस्तों इस पेड़ को हम खाते हैं, इस पेड़ से फ्रूट है, हम खाते हैं। अलग अलग पेड़ पौधों को अलग अलग पशु खाते हैं, ठीक है। सपोज घास की बात करूं मैं, तो घास को कौन खाती है? गाय खाती है। तो वो पॉल्यूशन फिर किससे जाएगा? घास से किस में चला जाएगा? गाय में। गाय से किस में चला जाएगा? हम दूध पीते हैं, हमारे अंदर चला जाएगा, या गाय को शेर खा जाता है, उसमें चला जाए। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है दोस्तों? वो पॉल्यूटेंट ऊपर पहुंचता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बायो मैग्निफिकेशन। हो सकता है पेड़ में वो पॉल्यूटेंट कम हो, पॉल्यूशन कम हो, लेकिन जब वो हम तक पहुंचता है तो उसकी मात्रता, उसकी जो सांद्रता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और हम पर, हमारी हेल्थ के ऊपर एक फेटल प्रभाव देखने को मिलता है। सो दोस्तों सॉइल पॉल्यूशन जो है, इसके कारण बहुत ही आपके, अगर मैं बात करूं, परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड जो है, केमिकल सॉल्ट्स जो हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है, वो आप बिल्डअप कर रहे हो, मिट्टी के अंदर आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हो। उससे क्या होना दोस्तों? आपकी प्लांट की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ने वाला है, ह्यूमन ग्रोथ पर, ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही साथ एनिमल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। ये बात बहुत सिंपल सीधी क्लियर हुई या नहीं हुई? दो बातें मैंने यहां पर की आपको। पहली बात जो मैंने की वो हमने की बायो मैग्निफिकेशन, और दूसरी बात जो हमने की दोस्तों वो किसकी की? हमने बायो एक्यूमुलेशन। दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से रितेश कार्मकर की बात मानो यार, और फटाफट से इस क्लास को क्या करो यार, शेयर करो। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। शेयर जितना करोगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। एक छोटी सी फीस है आपकी और कुछ नहीं है। आपको क्लास को क्या करना है गाइस? शेयर करना है। सो प्लीज शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। चलिए सर, एनर्जी ऊपर जाता है एक से दूसरे में तो कम होती है, जबकि पॉल्यूशन, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोला आकृति सिंह, आपने सही बोला। फूड वेब के अंदर यही होता है, जो फूड चेन होती है ना, तो जैसे फूड चेन में आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाते हो तो एनर्जी का अमाउंट कम होता है, लेकिन पॉल्यूटेंट का अमाउंट जो है बढ़ता है। और इस पॉल्यूटेंट के बढ़ते हुए अमाउंट को हम क्या बोलते हैं गाइज? इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। प्रीवियस उसमें जाना टॉपिक्स में आपको दिख जाएगा, वीडियो देखोगे जाके, वहां पर आपको दिख जाएगा कि बायो मैग्निफिकेशन जो है और बायो एक्यूमुलेशन जो है वो क्या होता है। यहां तक क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूं, जल्दी से बताओ फटाफट से, ठीक है। एक बार फटाफट से 1 मिनट का टाइम लो यार गाइस। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ना यार, प्लीज देखो आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। आप शेयर करो यार, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट गुड कि आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोग शेयर करें ठीक है। सो एक बार आप शेयर करो यार, इतना बनता है दोस्तों, नहीं बनता? बताओ, आप खुद ही सोचो यार। बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बनता है आप लोगों के द्वारा, थोड़ा किया करो। शेयर जो है आपको करना बहुत जरूरी है। सॉइल पॉल्यूशन के बाद में अब मैं नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक की अगली लाइन की तरफ बढ़ रहा हूं। द सॉइल पॉल्यूटेंट है इज एनी फैक्टर विच इज डेटरोइट्स द क्वालिटीज, टेक्सचर, द मिनरल कंटेंट इन द सॉइल। देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप सॉइल के अंदर में कुछ भी ऐड कर रहे हो ना, सो उसका टेक्सचर खराब हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी खराब हो रही है, उसके अंदर आप मिनरल ऐड कर रहे हो, अलग अलग गंदे तरीके के सब्सटेंस, उसे बायोलॉजिकल बैलेंस उसका खराब हो रहा है,
जो बायोलॉजिकल में सॉइल बैलेंस है वो खराब हो रहा है, जो सॉइल इकोसिस्टम है आपका वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक समस्या नहीं, आप बहुत सारी समस्या उसमें एक साथ आप क्या कर रहे हो गाइस, क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषियों के लिए, जो मेरे मित्र हैं हिंदी भाषी, मृदा प्रदूषण को मिट्टी के जो में है, मिट्टी में कुछ पदार्थ हम ऐड करते हैं तो उनको हम बोलते हैं। तो एक बार आप यहाँ से देख सकते हो, पूरी की पूरी चीज़ सेम है जो मैंने आपको बताया। नाउ कम टू द कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। सर मिट्टी को प्रदूषित करने के कारक कितने होते हैं, कितने प्रकार से मिट्टी जो है आपकी प्रदूषित हो सकती है। द कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन, पहली अगर मैं बात करूं तो इट्स नेचुरल कॉज, और सेकंड जो है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल का मतलब है दोस्तों प्राकृतिक, ठीक है, ये प्राकृतिक है, इसमें संदीप जानी सर भी कुछ नहीं कर सकते आपका, समझ रहे हो। ठीक है, एक मैंने गाना सुना है, कुछ भी बनियो पर जानी मत बनियो। ठीक है, तो संदीप जानी सर भी नेचुरल के अंदर कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत फेमस फैकल्टी है संदीप जानी। कोई भी बच्चा अगर टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में गेट ईएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं एक नाम सजेस्ट करता हूँ, संदीप जानी सर। ठीक है, और ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मैं कई प्रकार की गतिविधियां सीखता हूं। स्पेशली उनसे शिकार करने का उनका बड़ा शौक है, तो मैं उनसे हंटिंग प्रोसेस जो है वो सारी की सारी सीखता हूं, किस प्रकार से शिकार किया जाता है वो मैं उनसे सीखता हूं। ठीक है, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, एंथ्रोपोजेनिक है। थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर एडजस्ट नहीं हो रहा, मुझे लग नहीं रहा कैमरे में मैं सही दिख रहा हूं आपको। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है पता है आपको, मानव निर्मित, आदमी ने किया है भैया। सो पहला है नेचुरल, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, प्राकृतिक रूप से जो पॉल्यूशन होगा वो तो होगा ही। लेकिन दूसरा है ना, प्राकृतिक तो कम होता है दोस्तों, मानव निर्मित आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। एंथ्रोपोजेनिक आपके पास में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है सर, आप यहाँ बताएं कि ये बताएं कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी का सिलेबस कब तक करवा दोगे। लाली लखेरा भाई साहब, क्या गजब सवाल पूछा है। ये जो इकोलॉजी का सिलेबस है ये 3 साल में खत्म कराऊंगा मैं आपको। मैं पंचवर्षीय योजना लेके आया था, लेकिन आज आपने पूछ लिया तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इसको मैं जल्दी से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर खत्म कराऊं। 2 साल का मैंने टैक्स हॉलीडे ले लिया है ना, तो मैं 3 साल के अंदर आपको पूरा करा दूंगा। अरे यूपीएससी एज प्रोग्राम किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से पहले खत्म कराऊंगा। आज आए नहीं हो कि क्लास में, आज आपको लगने लग गया कि मैं आज ही खत्म कर दूं, है ना। इतना उतावले मत हुआ करो, ठीक है। और देखो 3-3 4-4 बार पूछ रहा है, सर आप ये बताओ, ये चलिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, लाइट फिर से आ गई है। स्वयं से सॉरी यार। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, आप सोच नहीं रहे मेरे साथ कितनी तबाही चल रही है ना। मतलब हंसी का पात्र बन जाता हूँ यार मैं 1-2 ही मिनट में, और लाइट चली जाती है दोस्तों, मैं भी कुछ कर नहीं सकता यार। बताओ आप भी, मैं क्या करूँ, है ना। लाइट चली ही जाएगी तो फिर कहाँ से कुछ कर पाएंगे। बट आज अच्छी बात ये, लाइट आ गई टाइम से, सो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट। कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन क्या है, मिट्टी के जो पॉल्यूशन के कारण जो है वो क्या क्या है। पहला है नेचुरल, नेचुरल मतलब ये नेचुरल है, और दूसरा क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो यार प्लीज। गुरुदेव कहाँ हो, बचा लो इस रमेश कुमार। यार क्या करूँ, लाइट मेरे हाथ में नहीं है ना यार, समझ जाया करो। ऐसा कुछ होना तो लाइट चली गई है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर सेशन, या तो मैं सेशन एंड करा दूंगा और मुझे लग रहा होगा कि हाँ जो लाइट है वो आ सकती है, तो आपका सेशन फिर ऑन रहेगा, तो थोड़ा सा आप वेट करो उसमें, है ना। सो 2 तरीके के कॉज हैं, एक तो नेचुरल कारण से हो सकता है, एक एंथ्रोपोजेनिक। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहला एग्रीकल्चरल सॉइल पॉल्यूशन। देखो कृषि की वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन आपका होता है, खेती के कारण भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। बेसिकली आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, जो हम एक्सेस में जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, खाद यूज़ करते हैं, और इन खाद में बेसिकली कौन सा होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और जो आपका फॉस्फोरस फर्टिलाइजर जो होते हैं। सो इनकी वजह से, और होता क्या है इनकी वजह से, बताया था ना मैंने आपको। इनकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गल ब्लूम होता है, ठीक है। दूसरा, पॉल्यूशन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो
इंडस्ट्रीज अलग अलग चल रही हैं, उनकी वजह से उनसे भी बहुत सारा केमिकल जो निकल के आता है और वो भी मिट्टी को क्या करता है दोस्तों, एक वेस्ट की तरह, पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। पॉल्यूशन ड्यू टू द अर्बन एक्टिविटीज। अर्बन एक्टिविटीज मतलब अगर मैं बात करूं आपका कि अर्बन एरियाज के अंदर, शहरी इलाकों में शहरीकरण जो हो रहा है उनकी वजह से बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। देखो शहरी इलाकों में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, कचरा जनरेट होता है। अब वो क्या किया जाता है, उस कचरे को हम कलेक्ट करते हैं और जो डंपिंग साइट है, गार्बेज डंपिंग साइट जो होती है, उस पर ले जाकर हम डंप कर देते हैं। ठीक है, जब हम वहां पर डंप कर देते हैं तो होता क्या गाइस, जब आप डंप कर दोगे तो उसकी वजह से भी मिट्टी जो है वो पॉल्यूट होती है वहां की। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट आज ही मैं पढ़ाऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से भी मिट्टी का पॉल्यूशन होता है। और कुछ होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये आपके कार्बोनिक और अकार्बनिक एसिड्स, अम्ल होते हैं, कार्बोनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी वजह से भी आपका जो है मिट्टी वो क्या होती है दोस्तों, आपका मिट्टी जो है पॉल्यूट होती है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का कोर्स आपको प्रीलिम से पहले कराया जाएगा। ठीक है, सो उस बात की आप चिंता मत करो। जो भी पूछ रहे थे लाली लखेरा, जो पूछा जा रहा था कि कब तक करा दोगे, तो वो सब मैं करा दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। ओके, सो एग्रीकल्चर की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, अर्बन एक्टिविटीज शहरीकरण की वजह से पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव की वजह, एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से पॉल्यूशन होता है, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से पॉल्यूशन होता है। नाउ व्हाट आर द कंट्रोल मेजर, है ना, किस प्रकार से हम इसको रोक कैसे सकते हैं। भाई सॉइल पॉल्यूशन तो हो रहा है, बट हाउ एग्जैक्टली वी कैन कंट्रोल दिस पॉल्यूशन। सो हम रोक सकते हैं दोस्तों इसको, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंटामिनेटेड सॉइल टू द अदर इनहेबिटेड प्लेस। देखो जो सॉइल ऑलरेडी कंटामिनेट हो चुकी है, ठीक है, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दो, उससे हम सॉइल पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स बाय द थर्मल रेमेडिएशन। हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा देंगे। थर्मल रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट, जो प्रदूषक वहां उपस्थित होते हैं दोस्तों, वो वेपर बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं। और जब वो भाप बन जाएंगे, उन भाप को कलेक्ट कर लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं थर्मल रिमेडिएशन। समझ में आई बात। देखो क्या होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर देकर, बहुत ही अधिक तापमान देकर हम उसको क्या करेंगे, अधिक तापमान देंगे। तो अधिक तापमान की वजह से क्या होगा दोस्तों, वो पॉल्यूटेंट जो है, थर्मल रिमेडिएशन प्रोसेस को बोलते हैं, वो पॉल्यूटेंट आपका किस में बन जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे। और जब वो वेपर में बदल जाएंगे, उस वेपर को हम कलेक्ट कर लेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों थर्मल रिमेडिएशन। सो अगली प्रोसेस है मेरे पास बायो रिमेडिएशन, उसके बाद है फाइटो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें पेड़, फाइटो का मतलब मैंने बताया था आपका पेड़। सो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो पॉल्यूटेंट को, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉल्यूटेंट को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, उससे भी मिट्टी जो है वो क्या हो सकती है, साफ हो सकती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइटो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन में क्या होता है, हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो पॉल्यूशन को, पॉल्यूटेंट को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। दे कैन इवन डाइजेस्ट द हैवी मेटल, जो हैवी मेटल है जिनसे हमें कैंसर होता है ना, वो उनको भी क्या कर लेते हैं, सॉइल में से बाहर निकाल लेते हैं। सो बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, बायो रिमेडिएशन में हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, छोटे छोटे जीव होगी, सूक्ष्मदर्शी, उनका हम इस्तेमाल करते हैं पॉल्यूशन को दूर करने में। फाइटो रिमेडिएशन में हम कुछ पेड़ होते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से जो पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो बायो रिमेडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, और फाइटो रिमेडिएशन में क्या करते हैं हम, फाइटो रिमेडिएशन जो होता है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों प्लांट्स को। किसको इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो रिमेडिएशन। देखो बायो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइटो का मतलब प्लांट, इसमें आपका प्लांट यूज करते हैं। और जब माइको नाम आ जाए तो इसके अंदर हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं, फंगी। सो माइक्रो रिमेडिएशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फंगी फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द हैवी मेटल, है ना, जो हैवी मेटल कंटेमिनेट्स होता है, जो भारी धातु के कारण जो प्रदूषण फैला होता है, उनको हम निकालने के लिए फंगस का इस्तेमाल करते हैं, फंगी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फंगी का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, माइक्रो रिमेडिएशन। 3 बातें याद रखनी है आपको, 4 बातें। थर्मल रिमेडिएशन, पहला हम क्या करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन से बचना है तो भाई जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे फेंक दो, सिंपल है। दूसरा क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उस मिट्टी के पॉल्यूटेंट को हटा सकते हो थ्रू द थर्मल रिमेडिएशन। थर्मल रिमेडिएशन में क्या करेगा, आप तापमान बढ़ाओगे तो जितना भी पॉल्यूटेंट है वो क्या बन जाएगा, वेपर को कलेक्ट कर लो, तो इससे आपने उसमें से मिट्टी में से पॉल्यूटेंट निकाल दिया। ठीक है। तीसरी बात है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्मदर्शी, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, एक छोटे छोटे जीवों का हम इस्तेमाल करते हैं
वो छोटे जीव क्या करते हैं, इन प्रदूषक को खा जाते हैं, मिट्टी से निकाल के अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, मिट्टी से इस पॉल्यूशन दूर हो जाता है। फाइटो रिमेडिएशन में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों जो मिट्टी के पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फाइटो रिमेडिएशन। माइक्रो रिमेडिएशन में क्या होता है, माइक्रो रिमेडिएशन के अंदर में हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम मिट्टी से हैवी मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हैवी मेटल जो है उनके कंटेमिनेशन को भी हम दूर कर देते हैं। सो तीनों की तीनों, चारों की चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन, फाइटो रिमेडिएशन एंड माइक्रो रिमेडिएशन। रिमेडिएशन मतलब हम किसी भी चीज को बाहर निकाल रहे हैं, पॉल्यूटेंट को हम निकाल रहे हैं, बाहर कम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो क्या हो रहा है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। देखो मिट्टी के अंदर क्या है, मिट्टी के अंदर पॉल्यूटेंट है, ये मिट्टी के अंदर पॉल्यूटेंट है, दिख रहा है आपको नीचे, यहां पर ये मिट्टी के अंदर दोस्तों क्या है, पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है दोस्तों, इससे पेड़ उगता है, भाई पेड़ तो इसी से उगता है ना, पॉल्यूटेंट जमीन से ही तो लेता है भाई, आपके जितने भी रिसोर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो मिट्टी से रिसोर्स लेता है। चलो मिट्टी से रिसोर्स ले लिया, अब इस पेड़ को कौन खाता है, सपोज कर लेते हैं गाय ने इस पेड़ को, इससे जो आया मिला गाय ने उसको खा लिया। अब गाय से कौन खा लेता है, देखो गाय को से हम दूध पीते हैं, ठीक है। सो ऊपर देखो एक्वामैन जो है दूध पी रहा है। सो हो क्या रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें जो पॉल्यूटेंट है, देखो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, अगर मैं बताऊं आपको, पॉल्यूटेंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। पॉल्यूटेंट था, पॉल्यूटेंट गया किसके अंदर दोस्तों, आपका पेड़ के अंदर, पेड़ से किसके अंदर गया, गाय, गाय ने पेड़ को खाया था, इससे किसके अंदर गया, हमारे अंदर, क्योंकि हम गाय का क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है। सो आप देख पाओगे पॉल्यूटेंट नीचे से ऊपर तक गया है ना, जमीन से आपका एक्वामैन तक पहुंच गया है, और यही जो प्रोसेस है एक लेवल से, इस लेवल से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ जाने की, इसी प्रोसेस को गाइज हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसको हम नाम देते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या नाम देते हैं इसको गाइज, बायो एक्यूमुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। दिस इज नॉट शक्तिमान, दिस इज एक्वामैन, ठीक है। ये कौन है, एक्वामैन, देखो दूध पी रहा है, ठीक है, दूध जो है ये बड़े बच्चों वाला दूध पी रहा है वो आपका। थर्मल रिमेडिएशन, वाव रिमेडिएशन, माइक्रो रिमेडिएशन, फाइटो रिमेडिएशन, हाँ दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू मस्ट रिमेंबर, इन टर्म्स को आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसा आपने बताया भी था, मिट्टी के अंदर पॉल्यूटेंट हो सकता है कम हो, ठीक है, मैं मान सकता हूं 1 यूनिट होगा, ठीक है, लेकिन पेड़ जो है ना यार, पेड़ तो पूरे जीवन में आपका इससे वो लेता है ना भाई, पूरा जीवन इसी मिट्टी से उसने मिनरल लिया है, तो मिट्टी में जितनी कंसंट्रेशन है उससे पेड़ में ज़्यादा मिलेगी। इसमें 1 यूनिट है तो यहाँ पर मान के चलो आप 10 यूनिट मिलेगी। अब इसके अंदर 10 यूनिट है, अब गाय ने तो बहुत सारे पेड़ों को पत्ते खाए होंगे, तो इसके अंदर इससे भी ज़्यादा मिलती है, इसके अंदर 100 यूनिट मिलती है, कितनी 100, और हम भी पूरी ज़िंदगी गाय का दूध पी रहे हैं यार, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, हमारे अंदर भी ज़्यादा मिलेगी, 1000 यूनिट के आसपास। सो देख रहे हो आप, नीचे से ऊपर अलग अलग, ये पहला ट्रॉफिक, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड। सो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, एनर्जी तो कम हो रही है, बट साथ साथ आप देखोगे तो पॉल्यूशन क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, बायो एक्यूमुलेशन, सॉरी बायो, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, दिस इज नॉट बायो एक्यूमुलेशन, दिस इज नोन एज द बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, सॉरी ये बायो मैग्निफिकेशन है। एक्यूमुलेशन तो एक चीज के अंदर, जैसे मैंने बोला ना, यहां से लेता रहे, जमा होता रहेगा, दैट इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। सो ये बात याद रखना दोस्तों। सो क्षमा चाहता हूं, तो आज लाइट बीच में चली गई, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो जाता है, बट ये ऐसी चीज है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता, सो दैट्स द प्रॉब्लम गाइस। चलिए आगे बढ़े। अगला आता है नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, ध्वनि पॉल्यूशन। आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा ध्वनि पॉल्यूशन। अब ये नॉइस पॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो साउंड जब है ना, ध्वनि जब एक मात्रा से ज़्यादा हो, ठीक है, आपने भी कहा होगा ना, चिल्ला मत मेरा कान फट रहा है ना, वो क्या पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का सिंपल मतलब है कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा कर दो। नॉइस का मतलब क्या, आवाज़। वैसे तो आवाज़ इस प्रकृति में हर चीज़ की होती है ना, कुछ आवाज़ ऐसी है जो आपके कान को बहुत अच्छी लगती है, मधुर मधुर आवाज़ होती है, नहीं मधुर मधुर, जैसे गाने होते हैं, गाना भी तो वॉइस ही है ना, बट गाना आपको लुभाता है, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन इस नेचर के अंदर में कुछ ऐसी भी नॉइस हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, और वो नॉइस कई बार जब बहुत अनप्लीजेंट चले या बहुत ही ज़्यादा स्केल के ऊपर चलती है, बहुत ज़्यादा डीबी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है, डेसिबल बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें, तो वो नॉइस पॉल्यूशन की तरह काम करने लगती है। आवाज़ जब बहुत ज़्यादा हो, लिमिट से ज़्यादा, वो किसकी तरीके से काम करने लगती है, पॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द नॉइस पॉल्यूशन। सो नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन। So noise pollution is generally defined as a regular exposure to the elevated sound level and may lead to the adverse effect to the human or the other living being. Simple सी बात है, noise pollution है क्या सर, टेंशन लेने की बात नहीं है। नॉइस पॉल्यूशन कुछ ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है। नॉइस पॉल्यूशन जनरली डिफाइन करते हैं हम क्या, एक रेगुलर एक्सपोजर, अगर आप लगातार बहुत ऊंची आवाज़
के संपर्क में रहते हो, साउंड लेवल जो है आपका बहुत हाई है, अगर आप बहुत ज़्यादा आवाज़ के अंदर लगातार रह रहे हो तो दोस्तों वो एक पॉल्यूशन की तरह काम करती है, एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात मानूं तो एक आदमी लगभग 70 डीबी, डीबी का मतलब क्या होता है, डेसिबल, है ना, इससे हम मापते हैं किसको, साउंड को मापते हैं। अगर मैं कह रहा हूं 10 डीबी, ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं 20 डीबी, तो जब भी मैं 10 डीबी बढ़ाऊंगा ना, 10 डीबी बढ़ने का मतलब है मैंने साउंड को क्या कर दिया दोस्तों, आपका डबल कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने साउंड को, यहां पर अगर मैं बताऊं आपका तो क्या कर दिया हमने, साउंड को डबल कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको, अगर मैं 10 डीबी बढ़ा रहा हूं दैट मीन्स मैंने साउंड को क्या कर दिया, आपका डबल कर दिया। अब WHO क्या कहता है कि 70 डीबी तक, 70 डीबी तक जो आपकी साउंड होती है ना वो हमारे कानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 70 डीबी तक हमारे कान जो है वो नॉइस का एक्सपोजर झेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कब तक दोस्तों, जब तक वो 70 डीबी है। ठीक है, अब मैटर नहीं करता आप कितनी देर 70 डीबी में काम करते हो, कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 70 डीबी से ज़्यादा एक्सपोजर हो, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक का ही कहना, अगर आप 85 डीबी से ऊपर जाते हो और लगातार आप 85 डीबी में 8 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपकी हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आपको सुनने में भी लॉस हो सकता है, आपको सुनेगा भी नहीं। अच्छा, ये तो थी आउटडोर पॉल्यूशन, है ना, घर से बाहर जाओगे तो कितना हो सकता है, 70 डीबी तक आप सहन कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर के अंदर हो तो कितना दोस्तों, घर के अंदर में 30 डीबी। ठीक है, घर के अंदर में पॉल्यूशन कितना होना चाहिए, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस जो है इट शुड बी अंडर दी 30 डीबी, 30 डीबी की लिमिट के अंदर होनी चाहिए। जब आप घर में होते हो तो इट शुड बी अंडर द 30 डीबी लिमिट। ओके, चलिए, द इंक्रीज इन द 10 डीबी इज नियरली डबलिंग द साउंड। जब मैं 10 डिग्री बदलता हूँ, जब मैं 10 डीबी बढ़ाता हूँ, दैट मीन्स मैंने साउंड को क्या कर दिया, दुगनी इंटेंसिटी का कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ये हिंदी में था आपके लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 70 डीबी जो है कम ध्वनि स्तर जीवित जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, भले ही वो कितनी भी टाइम तक इसमें रहते हों। WHO के अनुसार इंडोर ध्वनि जो है वो 30 डीबी से कम होनी चाहिए। 10 डीबी की वृद्धि ध्वनि को लगभग दुगना कर रही है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली है। चलिए अब बात करते हैं एम्बियंट नॉइस लेवल मॉनिटरिंग। ये बात समझ में आ रही है आपको, एम्बियंस नॉइस लेवल मॉनिटरिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, इरेज इरेज इरेज, ठीक है, एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग। अब हम नॉइस की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, हमें नॉइस को कैसे मॉनिटर करना है, क्या इसके लिए कोई कानून है? हाँ, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000, इट डिफाइंस द एम्बियंट नॉइस लेवल फॉर द वेरियस एरियाज एज फॉलो। देखो हमारे पास एक रूल है नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000, इसके द्वारा हम अलग अलग जगहों पर एम्बियंट नॉइस लेवल को मेंटेन करते हैं। अब कितनी कितनी कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कैटेगरी, मतलब मैंने जोन बता दिया है, डे टाइम में कितनी होनी चाहिए, नाइट टाइम में कितनी, ये इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। इंडस्ट्रियल एरिया में 6 AM से लेके 10 PM तक जो है 75 dB चल सकती है, दिन में 75 dB तक आप चला सकते हो, लेकिन रात में आप काम करो यार 70 dB के ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में। कमर्शियल एरिया के अंदर दिन में काम करो 65 dB पर, और रात में कितना होना चाहिए, 55 dB से कम। रेजिडेंशियल एरिया जो घरों के आसपास रहता है, दिन में 55, रात में कितना है दोस्तों 45। साइलेंस जोन जो होता है उनमें 50 dB तक होती है, और रात के अंदर कितना दोस्तों आपका 40। ये नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000 के अंदर डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कह रहा हूँ, नहीं, ये डिफाइन है दोस्तों। ये नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रूल आपका 2000 के अंदर में ये बात बताई गई है कि कितनी नॉइस का लेवल जो है वो होना चाहिए अलग अलग टाइम पे। डे टाइम पे भी मैंने बता दिया और नाइट टाइम पे भी। इंडस्ट्रियल एरिया में 70 dB तक जो है वो परमिसेबल है। अगर आप 70 dB से ज़्यादा जो है अगर आपको एक्सपोजर होता है तो आपको बहुत सारे लॉस जो हैं, बहुत सारे नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन? सर क्या क्या इम्पैक्ट है नॉइस पॉल्यूशन के, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव जो हैं वो हो सकते हैं किसके दोस्तों, आपके नॉइस पॉल्यूशन के, उसी के बारे में तो मैं चर्चा कर रहा हूँ।
व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के जो इम्पैक्ट हैं गाइज वो क्या हैं। सो नॉइज पॉल्यूशन के इम्पैक्ट के बारे में बात करता हूं। पहला जो इम्पैक्ट है ना गाइज, दैट इज द हाइपरटेंशन। पहला इम्पैक्ट कौन सा है दोस्तों, आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात करूं तो दूसरा क्या है दोस्तों, आपका हियरिंग लॉस, आपको सुनने में भी दिक्कत होगी। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, दिमाग खराब रहेगा दोस्तों। दूसरा आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा। हियरिंग लॉस समझते हो, आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, आपको सुनने में दिक्कत आएगी, ठीक है, इस तरफ बैठना पड़ेगा मुझे, लाइक दिस, ठीक है। दूसरा आपको क्या होगा दोस्तों, हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग लॉस के बाद अगर मैं बात करूं आपको, स्लीप डिस्टर्बेंस, यार नींद नहीं आएगी आपको, है ना। उसके अलावा क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन से जो प्रभावित है वो कौन होते हैं आपके दोस्तों, बच्चे। बच्चे जो होते हैं, अगर बच्चों के अंदर में अगर लगातार उनको एक हाई एक्सपोजर साउंड के ऊपर आप रखते हो, तो ऐसा माना गया दोस्तों, ऐसा देखा भी गया, ऐसा चेक भी किया गया है कि बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। ये यूएस के थिंक टैंक ने, रिसर्च एजेंसी ने बताया है। कार्डियोवास्कुलर डिस्फंक्शन आपको हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन, आप अजीब हरकतें करते हो, जब सोओगे नहीं दिन में तो अजीब ही हरकत करोगे। सो दीज आर द वेरियस इंपैक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। ये अलग अलग प्रभाव हैं किसके, नॉइस पॉल्यूशन के। अब अगली बात करते हैं हम दोस्तों, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, छोटे टॉपिक्स थे, अब एक टॉपिक बचता है ई वेस्ट का। ई वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ई वेस्ट। ई वेस्ट के साथ में बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दो पार्ट जो अब मैं नेक्स्ट कराने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो होंगे दो पार्ट है हमारे, एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा जो है दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। बोथ पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ओके। चलिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इज डिफाइंड as the increase in the natural radiation level caused by the human activity। देखो वैसे तो नॉर्मल रेडिएशन थोड़ी बहुत एमिट होती है, नेचुरल। देखो एनवायरनमेंट में नेचुरली कुछ तो एमिट होगा ही होगा, है ना। आप एनवायरमेंटल वाली चीज़ों को नहीं रोक सकते, वो तो होगा ही होगा। लेकिन आदमी अपनी खुरापात तरीकों से भी कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है। जैसे हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो वो भी तो यही करते हैं हम, है ना। तो नेचुरल की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो हम अपने से एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटी से ऐड कर रहे हैं, दैट कॉज द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है बताऊंगा। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है दोस्तों, और ये क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, उनसे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहता है, ठीक है। उनसे कुछ रेडिएशन, कुछ तरंगे जो हैं बाहर निकलती रहती हैं। ये तरंगे जो होती हैं ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के रूप में बाहर आती हैं। अल्फा पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, और गामा पार्टिकल मतलब शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बाहर आती है। क्यों आती है, ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो वो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, नाभिकीय जो आपका उसका नाभिक है, वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता रहता है। तो जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे कुछ प्रकार की किरणें आपकी निकलती हैं। वो किरणें हम तीन प्रकार से बांटते हैं, अल्फा रेज, दूसरा है बीटा पार्टिकल, तीसरा क्या है दोस्तों हमारा गामा पार्टिकल, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी समझ में आई आपको क्या है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी पदार्थ, कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई जब उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो अलग अलग प्रकार की रेज उत्पन्न करता है, वेव्स उत्पन्न करता है, ठीक है। इन थ्री फॉर्म, पहला अल्फा पार्टिकल, दूसरा बीटा और तीसरा क्या है, गामा पार्टिकल। अल्फा का मतलब क्या है दोस्तों, अल्फा का मतलब है प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बीटा का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और तीसरा मेरे पास क्या है दोस्तों, शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज नोन एज द गामा रेडिएशन, ठीक है। समझ में आ गई बात, तीनों की तीनों बातें। चलिए ये लो, हिंदी में बोलते हैं रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये रेडियो धर्मी प्रदूषण जो है मानव की वजह से होते हैं दोस्तों। और क्यों होते हैं हमने बता दिया, परमाणु नाभिक के विघटन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कण, गामा कण और जो बीटा कण है वो बाहर आते हैं, उन्हीं से प्रदूषण जो है वो आपका फैलता है। अब कितने प्रकार की रेडिएशन बाहर आती है, तो रेडिएशन आती है सर दो प्रकार की। पहली होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है दे विल अफेक्ट ओनली दोज कंपोनेंट्स विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनिट्रेबिलिटी। देखो कई ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे जब आपका न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है ना, तो कईयों से ऐसी किरणें निकलती हैं, वो नॉन आयोनाइजिंग कहलाती हैं। पता है क्यों, वो तभी नॉन आयोनाइजिंग वो इसलिए कहलाती हैं, वो तभी प्रभावित करती है जब कोई भी मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है। ये किरण जा रही है, मैंने इसको एब्जॉर्ब करूंगा तो ही मुझे प्रभावित करेगी। ऐसा नहीं कि इससे पड़ी, किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी चीज़ पे पड़ी और उससे पार निकल गई, ऐसा नहीं। उसकी पेनिट्रेबिलिटी बहुत कम होती है। सो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो प्रभाव तभी डालती है जब उनको कोई एब्जॉर्ब करे। अगर उनको एब्जॉर्ब किया जाए और फिर उनका प्रभाव आ रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन।
आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं दे आर वेरी हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और वो डायरेक्ट उसको क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। सो उसको हम क्या बोल देते हैं गाइज, उसको हम बोल देते हैं आपका, फिर उसको हम बोलते हैं आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन हैव हाई पेनिट्रेशन पावर एंड कोज ब्रेकेज ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका भी ब्रेकरेज जो है वो आपका हो जाता है। टाइप ऑफ रेडिएशन पार्टिकल, तीन प्रकार के रेडिएशन होते हैं। देखो, पहला अल्फा पार्टिकल, दूसरा बीटा पार्टिकल और तीसरा क्या, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, दे कैन ब्लॉक बाय अ पीस ऑफ पेपर। अल्फा बताया था मैंने आपका, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक पेपर लगा दोगे ना तो उससे ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब हमारी स्किन को प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना ये इन अल्फा पार्टिकल को आराम से रोक लेती है। दूसरा बीटा पार्टिकल, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्किन, ये स्किन के अंदर तो पेनिट्रेट कर सकती है बट दे कैन बी ब्लॉक बाय द पीस ऑफ ग्लास एंड मेटल। लेकिन अगर मैं मेटल या ग्लास ले लूं तो हमें ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तीसरा है गामा रेज। गामा रेज जो है दे कैन पेनिट्रेट इजीली टू द ह्यूमन बॉडी, दे कैन पेनिट्रेट इजीली टू द ह्यूमन स्किन, आदमी की स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है और अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इनको अगर रोकना है आपको तो बहुत थिक कंक्रीट की वॉल बनानी पड़ेगी आपको, बहुत थिक जो है कंक्रीट वॉल आपको बनानी पड़ेगी इफ अगर आपको गामा रेज को क्या करना है दोस्तों, रोकना है तो। बात आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ूं। तो टाइप ऑफ रेडिएशन पार्टिकल हमने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोर्स क्या क्या है इसके दोस्तों, सोर्स अगेन दो हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा क्या है, मैन मेड। नेचुरल में आ जाओ, सो दे इंक्लूड कॉस्मिक रेज फ्रॉम द स्पेस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में भी तो प्रेजेंट होते हैं ना, रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14। सो ये क्या होते हैं दोस्तों, दीज आर द नेचुरल एलिमेंट्स जिनसे रेडियोएक्टिव डिके होता है। दूसरा मैनमेड भी तो होता है, आदमी भी तो जनरेट करता रहता है, आदमी ऐसे ही थोड़ी ना बैठता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से, न्यूक्लियर वेपन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यूरेनियम माइनिंग, रेडिएशन थेरेपी, इन सब से भी हम क्या करते हैं दोस्तों, हम रेडियो एक्टिव जो आपका ये है जो रेज हैं वो हम जनरेट करते हैं दोस्तों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। सो सोर्स क्या है दोस्तों, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के दो सोर्स हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा क्या है, मैन मेड। नेचुरल आप देख रहे हो और मैन मेड भी आप देख रहे हो। ठीक है, नाउ पीरियड ऑफ रेडियोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ रेडियोसिटी क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। ईच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड जो है ना वो कांस्टेंट डीके करता रहता है। मैंने बताया ना, रेज कहाँ से उत्पन्न होती है भाई, तरंगे कहाँ से निकलती है सर, तरंग तो जो है वो निकलती है उसके, जब वो जो उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोइड जो है वो डिके होता है तभी तो निकलती है। सो अब वो जो न्यूक्लियोइड से जब वो डिके होता है धीरे 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 धीरे, तो एक टाइम तो आएगा ना जब उसकी डिके होने के बाद में वो इतना डिके हो जाएगा कि उससे रेज निकलनी बंद हो जाएगी। तो एक टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ इज द पीरियड नीडेड फॉर द हाफ ऑफ इट्स एटॉमिक टू बी डिके। हाफ लाइफ वो होती है जिसमें वो जो पर्टिकुलर आपका जो भी हमारे पास जो भी है, यूरेनियम ले लो, थोरियम ले लो, कार्बन 14 ले लो भाई, जब तक वो हाफ डिके हो जाए ना कंप्लीट आपका, तब तक हम उसको क्या मानते हैं दोस्तों, तब तक हम मानते हैं उसको कि हाँ भाई वो हाफ लाइफ में है। ठीक है, सो हाफ लाइफ जो होती है रेडियो न्यूक्लियस की, इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ द रेडियोसिटी, उसी को हम उसका पीरियड ऑफ, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम पे ये रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो आधा खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ। ठीक है, सो हाफ लाइफ एक सेकंड से लेकर 1000 ऑफ ईयर तक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, sumit.rathi03, एक बहुत अच्छा गाना आपको मैं सुनाने वाला हूँ वहाँ पे, सुमित राठी सर यूपीएससी, ये मेरा फेसबुक पेज है, फॉलो कर लो यार वहाँ पे भी, सुमित राठी फेसबुक पे भी मेरे साथ आप जुड़ जाओ यार। पहले मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आप मेरे को जुड़ सकते हो मेरे साथ में। चलिए हाइड ही कर देते हैं। उसके अलावा ये मेरा मेल आईडी है दोस्तों, sumitrathi3@gmail.com, sumitkumar.kumar@wifi study। कोई भी बच्चा मेरे कोर्स से अगर सुमित 10 से अगर कोई भी कोर्स ले रहा है दोस्तों, तो मेरे को यहाँ पर मेल ड्रॉप करो, ठीक है, ताकि मैं उसको ग्रुप में जोड़ सकूँ और उसकी पढ़ाई आगे मैं करा सकूँ, है ना, उसकी स्टडी का प्लान जो है वो मैं डेवलप कर सकूँ, बना सकूँ, तो मेरे को मेल करो। बाकी आपको कोई भी प्लस से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप सब्जेक्ट में प्लस सब्सक्रिप्शन लिख के मेरे को एक प्यारा सा मेल ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है सुमित राठी यूपीएससी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए दोस्तों। जो भी बच्चा अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहता है मेरे से, तो दोस्तों आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, पहले अपने आप को रजिस्टर कर लो। अच्छा, रजिस्टर इसलिए भी कर लो क्योंकि पॉलिटी का धमाका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास में यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। फुल पॉलिटी आपको फ्री
प्लस पर मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कब से पढ़ाने वाला हूं सर? कल से शुरू करने वाले हैं। फ्री पॉलिटी की संपूर्ण क्लास बाय सुमित सर चौधरी साहब, कंप्लीट क्लास फ्री में आपको प्लस पे कराऊंगा दोस्तों, आप आके ज्वाइन कर सकते हो उसको। सो उसके लिए पहले आप अपने आप को क्या कर लो, रजिस्टर कर लो आज ही। जो बच्चे रजिस्टर कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करना चाहते वो क्या करना, उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, यूपीएससी सीएससी गोल में चूज करो गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में 24 ईयर का 24 मंथ का लेना है आपको। 24 मंथ का मतलब है 2 ईयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास दोस्तों वो कितने का है, वैसे है 92,000, बट अनअकैडमी ने अभी आपके लिए 52,000 का दिया हुआ है और आप इसको 43,200 में परचेज कर सकते हो। ठीक है, बट याद रखना आपको कोड क्या यूज करना है, सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार लोग हो। सो सुमित 10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप यूज करोगे विल गेट द 10% डिस्काउंट और मौका मिलेगा मेरे साथ अपनी पूरी जर्नी को करने का। मेरे साथ क्या खास बात है सर, 2 बार इस एग्जाम को मैं दे चुका हूं, आपसे सबसे ज्यादा मैं एज में क्लोज हूं, आपकी समस्याओं को मैं जानता हूं, समझता हूं, मेरे से अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।